गुड मॉर्निंग। वीरवार का दिन, थर्सडे, एक्सपायरी। और ये तो आपको पता ही होगा कि एक्सपायरी पे या तो इधर होता है या मामला उधर होता है। तो आज मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का इसलिए थोड़ा अलग था, क्योंकि काफ़ी दिन से कुछ सवाल इकट्ठे हो गए थे। कल भी कुछ सवाल थे, तो मैंने सोचा कि आज उन सवालों के जवाब दे दूं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कल का ट्रेंड। जैसा कि हमने कल बात की थी, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, ऐसा ही रहा, ऊपर नीचे और फाइनली 80 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। अच्छी बात थी कि बढ़कर बंद हुआ। और उसके बाद बात करते हैं एफआईज की। सेलिंग तो नहीं हुई, बाइंग हुई, और सरप्राइजिंगली 8 करोड़ की बाइंग हुई, केवल 8 करोड़ की। डीआईज ने भी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी कल बाइंग की है 1300 करोड़ के करीब। तो ओवरऑल इधर देख रहे हैं कि ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। आज है एक्सपायरी का दिन, और अगर ये ट्रेंड पॉजिटिव रहा तो चांसेस लग रहे हैं शॉर्ट कवरिंग होगी, और शॉर्ट कवरिंग अगर होती है तो फिर बाजार कयामत ढा सकता है। 100, 150, 200 पॉइंट तक बढ़ सकता है, और कोई और अच्छा न्यूज़ फ्लो हुआ तो और भी बढ़ोतरी आ सकती है। वैसे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव हो गया है, साउथ ईस्ट एशिया में युद्ध विराम हो गया है, तो वो भी एक अच्छी घटना है। और उसके बाद सबसे बड़ी अच्छी घटना कल क्या हुई अदानी स्टॉक्स में। कल मार्केट खोलने से पहले ही हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वकील ने अडानी के फेवर में एक स्टेटमेंट दिया कि अडानी में गौतम अडानी या उनके भतीजे या जैन साहब और ग्रुप को कोई किसी तरह का खतरा नहीं है, और इस तरीके से अडानी शेयरों ने छलांग मारी। छलांग अच्छी लगी, कुछ पे तो अपर सर्किट भी लगा। तो अब लोग कहेंगे कि अब हम क्या करें। मैं आज भी वही चीज़ दोहराऊंगा जो मैंने पहले कही थी और अक्सर कहता रहता हूँ। मैं 3 शेयरों को ज़्यादा पसंद करता हूँ, 4 सॉरी। एक अंबुजा सीमेंट भी है जो मैंने पहले जिक्र किया हुआ है, जब मार्केट गिरा हुआ था, अडानी शेयर लुढ़के हुए थे कि अगर आप लेना चाहते हैं तो अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेज और अंबुजा सीमेंट पे नज़र बना के रख सकते हैं। आज भी मैं ही कहूँगा, हालांकि गिरे हुए थे, कल सर्किट भी लगे हैं। अगर आप आज भी लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहना चाहते हैं तो मुझे आज भी कोई पैसे डूबने का मामला नज़र नहीं आता, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। सोच समझ कर फैसला लें। लेकिन मैं तो, आपको पता ही है, मैंने तो जब सब लोग बेच रहे थे मैं तो खरीद रहा था। तो अडानी पोर्ट मेरे पास है, अडानी पावर मेरे पास है, अडानी एंटरप्राइजेज मेरे पास है, एसीसी और अंबुजा भी मेरे पास है। तो सीमेंट में तो वैसे भी कोई खतरा नज़र नहीं आता, तो आप चाहे तो दोनों में भी स्टडी कर सकते हैं अगर आपको दोनों ठीक लगते हैं। तो ये हुआ लेखा जोखा अडानी ग्रुप का। तो अडानी ग्रुप आने वाले टाइम पे आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। टाइम लगेगा क्योंकि बहुत नीचे से गिरे हैं, और बीच में कोई और खबर आ गई तो फिर झमेला ये चलता रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से पैसे तो सेफ हैं। और मैंने ये बात भी कल कही थी कि आप ना तो बेच के भागे और अभी एवरेज भी ना करें, क्योंकि एवरेज का टाइम चला गया। एवरेज तो तब करनी चाहिए थी जब ये 20% के लोअर सर्किट में था। अगर आज भी बहुत हाई प्राइस पे है और फिर थोड़ा बहुत गिरावट आती है तो कुछ प्राइजेस अभी भी अच्छे हैं। अडानी पावर का प्राइस अभी भी अच्छा है, अंबुजा का प्राइस अभी भी अच्छा है, अडानी एंटरप्राइजेस का प्राइस भी अच्छा है, और पोर्ट का प्राइस भी अभी कंसिडरेबल है। अगर आप इच्छुक हैं एंट्री करने के या थोड़ा बहुत एवरेज करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आप सोच समझ कर फैसला लें, और देखें कि आपका पैसा कितना सेफ है और कितना नहीं है। सिर्फ मॉडरेट रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर ही सोचें, जो थोड़ा कंजर्वेटिव हैं या डिफेंसिव खेलते हैं उनके लिए ठीक नहीं है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं आंसर्स पे। तो सबसे पहला टाटा मोटर्स पे सवाल था किन्हीं सज्जन का। उन्होंने ख़रीदा था शायद 976 पे ख़रीदा हुआ है। बहुत ऊंचा प्राइस है आपका, बहुत ऊंचा है, 800 से नीचे गिर चुका है, और आई होप थोड़ा सा और नीचे गिरना चाहिए। अगर ये 700 के आसपास आता है तो आपको हैवरेज करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में 6 महीने तो उम्मीद ना कीजिए कुछ भी, लेकिन इसके बाद थोड़ा बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। 100-200 का प्रॉफिट तो आपको आराम से देगा अगर आपने एवरेज करके 800 850 का प्राइस आप ले आए, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्योंकि आने वाले टाइम में
डीमर्जर भी है और लॉन्ग टर्म में ये अच्छा करेगा। इसके बाद है ओला इलेक्ट्रिक। ओला पे भी कल लोग बड़े खुश हुए, 17% का उछाल आया। यस, उछाल आया क्योंकि सिटी ने थोड़ा सा एक अच्छी रेटिंग दी इसको। और दूसरी खबर ये थी कि इन्होंने 2 स्कूटी लॉन्च की हैं जो 40,000 की कीमत पर है। तो 40,000 बड़ा अट्रैक्टिव प्राइस होता है किसी भी इस रेंज की प्रोडक्ट के लिए। वैसे तो इनकी जो पुरानी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने शायद एक बार बताया भी था, उनकी शिकायतें बहुत मिल रही हैं। अगर ये दोनों प्रोडक्ट सक्सेसफुल होती हैं तो इसमें और थोड़ी तरक्की देखी जा सकती है। हो सकता है आज भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो, पर ये अब खरीदने का प्राइस नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो ना सोचें। अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए चाहते हैं तो 70 के आसपास अगर मिले तो कंसीडर किया जा सकता है। तब तक आपको 1 क्वार्टर के बाद पता भी चल जाएगा कि जो प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और मुझे लगता है अगर कंपनी अच्छा करती रही तो शायद ये 3 व्हीलर स्पेस में भी एंट्री का रास्ता बना सकती है, क्योंकि R&D पे काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं। R&D समझते हैं आप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे तो सुधार के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा मौका हो सकता है। अगर आपने 70 या उसके आसपास लिया है तो अब तो शायद 20 के सर्किट पे था कल, तो थोड़ा भी इंतज़ार कीजिए, अब एंट्री का टाइम नहीं है। इसके बाद बजाज हाउसिंग। बजाज हाउसिंग में अक्सर जिक्र करता रहता हूँ। बजाज हाउसिंग आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ 125 से नीचे स्टार्ट कीजिए, और अगर आप 100 पे ख़रीदारी कर लेते हैं और भूल जाते हैं 5 साल के लिए, बेहतरीन रिटर्न हो सकते हैं। इसी तरीके से जियो फाइनेंस भी कई बार मैंने बोला है, 300 से नीचे नीचे अगर जियो फाइनेंस आपको मिल जाता है, 5 साल के लिए भूल जाते हैं, बेहतरीन रिटर्न हो सकता है। तो ये हुआ बजाज और जियो फाइनेंस के लिए। उसके बाद एक सवाल था ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ट्यूब इन्वेस्टमेंट बेहतरीन बेहतरीन कंपनी है, 3300 के आसपास मिल रही है। थोड़ा अगर और गिरावट हो तो आप शुरुआत कर सकते हैं एंट्री की, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी मेरे विचार में थोड़ा महंगा है। 3000 से नीचे नीचे ये थोड़ा सा आकर्षक हो जाता है। 2800, 2700, 2600 पे अगर आप लेते हैं तो एक अच्छा प्राइस हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। CG पावर को तो आप याद करते होंगे मेरे ख्याल से कहाँ पहुंचा है। और इसकी एक और बेहतरीन कंपनी है EID पैरी। EID पैरी भी बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो शुगर में और कई और चीज़ों में जो है काम करती है। तो वो भी अगर नीचे गिरती है, करेक्शन होती है, तो वहाँ पर भी आप नज़रें बना के रख सकते हैं। अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइस कोई नहीं है, ना ट्यूब इन्वेस्टमेंट में है, ना CG पावर में है, और ना EID पैरी में है। लेकिन क्योंकि ट्यूब इन्वेस्टमेंट मेरे पोर्टफोलियो में है, तो ये भी मैं बता दूं डिस्क्लेमर के तौर पे कि मेरे पोर्टफोलियो में है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। CG पावर भी है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद आता है ONGC। ONGC में क्या करना चाहिए, मैं आपको उल्टा सा उदाहरण दे के बता देता हूँ। मान लीजिए आप किसान हैं, आप फसल उगाते हैं, 6 महीने मेहनत करते हैं, उसके बाद अपनी फसल को मार्केट में लाते हैं। तो मार्केट में खरीदता कौन है? आड़ती। किसान आंदोलन की शायद मेरे ख्याल से यादें भी मिटी नहीं होंगी अभी तक। तो आड़ती खरीदते हैं और आड़ती फिर आगे बेचते हैं रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, और फिर रिटेलर्स को। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन कमाता है? आड़ती। किसानों को वो प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो ONGC किसान है जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करता है, और IOC, BPCL, HPCL आड़ती हैं जो मुनाफा कमाते हैं। आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके बाद है IOB। IOB बेहतरीन है, PSU बैंक है। मैंने पहले शायद वॉच लिस्ट में डाला भी था आपका। आप थोड़ा सा उछाल आ गया है PSU बैंकों में, लेकिन जब भी गिरावट होती है कंसिडर किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि आप ये मान के चलिए ना कि जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बैंक हैं, प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। प्रमोटर कौन है? सरकार है। सरकार को क्या चाहिए? डिविडेंड, तो यानी मुनाफा। तो मुनाफा तो ये कमा के देंगी ही देंगी, तो डिविडेंड तो इनमें मिलेगा ही मिलेगा। सरकार वो बात अलग है कि इनके प्राइस या ग्रोथ पे इतने ज़्यादा चिंतित नहीं होती, डिविडेंड पे तो होती ही है। और वैसे भी जो ऊपर बैठे होते हैं बाबू, उनको पता है कि 3 साल की नौकरी है, 3 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाना है, तो वो भी बहुत ज़्यादा पेन नहीं लेते हैं। लेकिन ये बैंकिंग
और एनबीएफसीज तो आगे चलेंगे, तो इसलिए आईओबी में और दूसरे बैंक भी मैं बोलता रहता हूँ, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जेएनके बैंक है, सारे ये सरकारी बैंक हैं, नज़र बना के रख सकते हैं। इसके बाद कोटक बैंक, यस, कोटक बैंक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। और न्यूजन सॉफ्टवेयर पे भी एक सवाल था, मेरे पोर्टफोलियो में है, डिस्क्लेमर के लिए बता दूं, और इसको भी आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। थोड़ा सा लेकिन ट्रैक करना पड़ेगा आपको, 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आते हैं, स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। तो कुल मिलाकर स्विगी स्विगी बड़ा उछाल भर रहा है 2 दिन से। स्विगी देखा आपने, तो मैंने जैसे बताया था कि मैंने बदकिस्मती से 2 एप्लीकेशन लगाई थी और दोनों में ही अलॉटमेंट हो गया था, शायद आपको याद हो, मैंने बताया था आपको। तो मैं देख रहा हूँ उसको चल रहा है। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया भी कल बढ़ा, उनका 5,000 करोड़ का इशू था। बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मैं बार बार कहता रहता हूँ, अच्छे बैंक है, बढ़ चुके हैं, तब से तो 5-7% बढ़ चुके हैं। इंतज़ार कीजिएगा, जब और करेक्शन होती है तो इनको कंसिडर कीजिए, क्योंकि ये डिविडेंड भी देते हैं और पैसा भी बढ़ा के देते ही हैं। तो कल एचडीएफसी बहुत बढ़ा और मेरे ख्याल से पीक पर पहुंच गया, 52 हफ्ते की ऊंचाई पर एचडीएफसी पहुंच गया है। अब खरीदने का भाव तो नहीं है, वेट कीजिए। लग रहा है कि जो मर्जर के बाद की जो स्लो चाल थी, धीरे 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 वाइब्रेशन खत्म हो रहा है और एचडीएफसी अब 2000 की तरफ बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर लार्ज कैप में थोड़ा सा मेरे ख्याल से आप ध्यान रखिएगा, मिडल कैप स्मॉल कैप से दूर रहिए, लार्ज कैप में ध्यान रखिएगा अगर आपको खरीदना ही है तो। और टेक्सटाइल सेक्टर है जहाँ पे आप नज़र बना के रख सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो। इसके बाद कुछ ऐसे शेयर हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में रख रहे होंगे, नहीं होंगे तो थोड़ा सा करेक्शन हो चुकी है और उनको फर्दर करेक्शन पे आप कंसिडर कर सकते हैं। एस्ट्रल है, पीडीलाइट है, एशियन पेंट है, अल्ट्राटेक है, पीआई है, और एक और एग्रीकल्चर सेक्टर में है कोरोमंडल। तो कोरोमंडल भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में ये भी है, लेकिन थोड़ा नीचे का खरीदा हुआ है मेरा, तो आप इस पे भी नज़र बना के रख सकते हैं। बस जब भी आप देखते हैं किसी भी कंपनी को आप देखते हैं तो 3 चीज़ें मान के चलिए, वो देखिए, बाकी कुछ देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेक्निकल्स शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बताते। और फंडामेंटल्स हैं जो साथ देते हैं, और कभी कभी तो जैसे मैंने पहले कहा है, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स सभी फेल आते हैं। जैसे न्यूज़ आती है या जियो पॉलिटिकल कुछ होता है या यूएस में कुछ होता है, सब खत्म हो जाता है, बस फिर मच जाती है त्राही त्राही, और या फिर बल्ले बल्ले। तो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। 3 चीज़ तो कम से कम हमेशा दिमाग में रखिए कि प्रमोटर कौन है कंपनी का, प्रोडक्ट क्या है और प्रॉफिट कितना है। अगर इन 3 चीज़ों को भी ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आप, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप अपनी वेल्थ बनाने में, वेल्थ क्रिएट के इस जर्नी में चलते रहेंगे। मेरे विचार से आज के लिए इतना ही। फिर देखिए, और मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, और हरियाली होगी। हरियाली में खरीदा नहीं जाता, ध्यान रखिए, बेचा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप इशारा समझ रहे होंगे। जो कुछ भी मैंने बोला मेरे अपने विचार हैं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। खरीदारी से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर 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 लीजिए। नमस्कार।